स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक पर्सनल चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली कई स्टूडेंट्स को मेरा नाम सोनू त्यागी मालूम है, कई स्टूडेंट्स को मेरा नाम धीरज त्यागी मालूम है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सोनू त्यागी भी मैं ही हूँ, धीरज त्यागी भी मैं ही हूँ। इसमें कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि धीरज त्यागी कौन है, सोनू त्यागी कौन है। एक्चुअली सर्टिफिकेट नहीं, मेरा सर्टिफिकेट में सोनू त्यागी ही लिखा गया। वो एक 10th में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो उस दौरान हमारे जो टीचर थे राजपूत सर, उन्होंने बोला भी था कि आप अपने फादर से एक एप्लीकेशन लिखवा के ले आओ जिससे कि आपका नाम सोनू त्यागी से धीरज त्यागी हो जाए। तो बस वो उस समय नहीं हो पाया, तो वो सोनू त्यागी ही चलता रहा। तो कई बार कई मुझे धीरज के नाम से बुलाते हैं, कई सोनू के नाम से बुलाते हैं। तो फाइनली मैं अब जो भी वीडियो बनाऊंगा सोनू त्यागी के नाम से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट नेम, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन में मेरा नेम है वो सोनू त्यागी ही है। तो फिर अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक, 8 टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा फर्स्ट एड इन लेबोरेटरी एक्सीडेंट, कि अगर लैब में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम किस प्रकार से फ़र्स्ट एड को अप्लाई करें, कैसे फ़र्स्ट एड दें, तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें मालूम है कि लैब में काम करते समय एक्सीडेंट हो सकते हैं, कई बार हो भी जाते हैं, कई बार हम बहुत सारी सेफ्टी रखने के बावजूद भी कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर लैब में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। फ़र्स्ट एड को हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा बोला जाता है। तो फर्स्ट एड हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन में मैंने बताया था कि एवरीवन शुड नो हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड, एवरीवन शुड नो अबाउट द फर्स्ट एड। सबको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लैब एक इन्फेक्शियस एरिया है जहाँ पर इन्फेक्शन होने का डर भी बना रहता है, एक्सीडेंट होने का डर भी बना रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम लैब में काम करें तो सबसे पहले हमें फ़र्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप रोड पे जब कोई गाड़ी चलाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही आप सेफ़ मोड में चल रहे हो, आप बहुत सुरक्षित चलते हो, मगर उसके बावजूद भी कोई पीछे से आपको एक्सीडेंट कर देता है तो ऐसा नहीं है। इसी तरह हम लैब में भी जब काम करते हैं तो बहुत सावधानी से काम करते हैं, सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद भी हमें कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो भी जाते हैं। तो हम कैसे अपने आप को उस वक्त प्रिवेंटिव मोड में लाएं, किस तरह से अपने इंजरीज़ को प्रिवेंट करें, तो उसके लिए हमें फ़र्स्ट एड की जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड इन लेबोरेटरी एक्सीडेंट, कि अगर लैब में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड, कैसे हम फर्स्ट एड दें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लैब में कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं। लैब में जैसे कि एसिड है, आपके लैब में एल्कलाइज हैं, आपकी लैब में कांच के बने आइटम्स होते हैं, आपके पास कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, निडिल है, निडिल लग सकती है, निडिल स्टिक इंजरी जिसे हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके लैब में होते हैं, तो एक्सीडेंटली कई बार वो हमें काफ़ी हार्म पहुंचा देते हैं। तो उस दौरान हम किस प्रकार से फर्स्ट एड दें, तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो लैब में कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे कि एसिड गलती से हमारी स्किन पर गिर जाए, एसिड हमारी आँखों में गिर जाए, एसिड गलती से स्वालो किया जाए, सटक लिया जाए। कई बार क्या होता है कि एसिड स्वालो कैसे हो सकता है, हमने जैसे कि पहले ही बताया कि कभी भी किसी भी केमिकल को या कोई भी स्पेसिमेन को माउथ पिपेटिंग नहीं करना, मगर उसके बावजूद भी कई टेक्नीशियन माउथ पिपेटिंग कर लेते हैं, जिसके कारण वो एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश वो एसिड जो होता है गलती से हमारे मुंह में चला जाता है, मतलब स्वालो हो जाता है। तो अगर कोई एसिड आपकी स्किन पर गिर जाए, अगर कोई एसिड एक्सीडेंटली आपकी आँखों में गिर जाए, छलक जाए, या आपके गलती से सटक लिया जाए, तो उस वक्त हम कौन से किस प्रकार फर्स्ट एड देंगे। दूसरा एल्कलाइज, मैंने पहले भी बताया था, एसिड से ज़्यादा खतरनाक एल्कलाइज होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह के एल्कलाइज हैं जो कि एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो एल्कलाइज भी हम लैब में कई प्रकार के हैंडल करते हैं, तो हैंडल करते समय वो भी हमारी स्किन पर गिर सकते हैं, वो भी गलती से आँखों में छलक सकते हैं और गलती से स्वालो किए हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि एल्कलाइज और एसिड अगर आपकी
बॉडी सरफेस पर कहीं गिर जाता है तो किस प्रकार, ये भी एक एक्सीडेंट है और उस वक्त क्या फर्स्ट एड देंगे। और भी कई प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे कि निडल स्टिक इंजरी। आप किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल विड्रॉ कर रहे हैं तो गलती से आपका निडल आपकी फिंगर में लग गई या कहीं बॉडी सरफेस पे लग जाती है, तो ये भी एक लैब में एक्सीडेंट होता है या हो सकता है। दूसरा इसके बाद नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारी लैब में कई प्रकार के जहरीले सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो वो भी एक्सीडेंटली हम सॉल्व हो जाते हैं या नहीं पता होता तो उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तब ऐसा क्या करेंगे कि अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसे कैसे रखेंगे, कैसे अपने आप को उससे बचाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ब्रोकन ग्लासेस है, जैसे कांच के बने हुए आइटम्स होते हैं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, बीकर हो, फ्लास्क हो, उससे भी कई प्रकार के, स्लाइड हो, उससे भी कई प्रकार के एक्सीडेंट लैब में हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम ग्लासवेयर आइटम को हैंडल कर रहे होते हैं मगर वो टूट जाते हैं और टूटने पर वो हमारे हाथों में लग जाते हैं, बॉडी के किसी भी सरफेस पर लग सकते हैं। तब आपकी ये भी एक प्रकार का एक्सीडेंट है, इसमें भी हमें फर्स्ट एड का मालूम होना चाहिए। तो ये इन्फेक्शियस ग्लासवेयर आइटम्स होते हैं, वो भी आपको लग सकते हैं। तो इस तरह से कोई माइनर इंजरी, माइनर बर्न हो सकता है, मेजर बर्न हो सकता है। माइनर बर्न का मतलब छोटा मोटा, जैसे आप कभी स्प्रिट लैंप की फ्लेम पर किसी केमिकल को हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर या फ्लास्क के अंदर या बीकर के अंदर, तो आपको माइनर बर्न हो सकता है। मेजर बर्न भी हो सकता है। मेजर बर्न कैसे हो सकता है, हमने पहले बताया कि कभी भी एसिड की या जो भी इन्फ्लामेबल फ्लेमेबल लिक्विड्स है ज़्यादा मात्रा में लैब में नहीं रखेंगे, मगर आप फिर भी उसके बावजूद रखते हैं और कई बार आग लग जाती है, तो इसको मेजर बर्न बोल सकते हैं हम कि 90%, 80%, 50% कोई बर्न हो गया है। तो अब आप उस स्थिति में, जैसे कोई ये इस टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है, उस स्थिति में क्या फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद फ्लेमेबल लिक्विड के बारे में बताया हमने। इंजरी, ये इस तरह की इंजरी, इस तरह के एक्सीडेंट लैब में हो सकते हैं। तो हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। एसिड स्प्लैशेस ऑन द स्किन, एसिड स्प्लैशेस इन द आइज, एसिड एक्सीडेंटली swallowing, alkali splashes on the skin, alkali splashes in the eyes, and accidentally alkali swallowed. Broken glasses, accident from the broken glasses, and accident can be occurred during the fire cut, and minor burn and major burn. If accidentally acid and alkalis, when you are going to handle this, and the accident can be occurred. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से लैब में काम करते समय किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं और किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो हम फर्स्ट एड के, तो अगर हम फर्स्ट एड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एड एक बॉक्स चाहिए। फर्स्ट एड के अंदर हमारे पास कई प्रकार के सामान होता है। फर्स्ट एड के अंदर हमारा कॉटन होना चाहिए, सीज़र होना चाहिए, आप सोडियम 5% सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, 2% सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए, डिटोल भी होना चाहिए, आपका बीटाडीन भी होना चाहिए, 2% सोडियम बाइकार्बोनेट भी होना चाहिए, एसिटिक एसिड भी होना चाहिए, आपका बोरिक एसिड भी होना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट एड में ये आइटम्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बैंडेड भी होना चाहिए आपके पास, तो लिक्विड बीटाडीन भी होना चाहिए, ऑइंटमेंट भी होना चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट एड में इस तरह फर्स्ट एड बॉक्स में आप जब भी आपकी लैब में एक फर्स्ट एड बॉक्स है तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर रखेंगे। एक टॉर्च भी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट एड के अंदर सारा सामान आपके पास अवेलेबल है। और भी कई आइटम्स है जो कि फर्स्ट एड के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि लैब में अगर कोई एसिड है वो गलती से आपकी स्किन पर, बॉडी सरफेस पर गिर जाता है तो हम किस प्रकार से फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी कोई एसिड आपके स्किन के या बॉडी के सरफेस पर गिर जाता है तो उस वक्त सबसे पहले उसे थोरोली वाटर के नीचे अच्छी तरह धोइए, अच्छी तरह वॉश कीजिए। 10 से 15 मिनट तक उसको पानी के नीचे रिंस कीजिए। हाथ को लगे या पैर को लगे, कहीं भी एसिड गिर जाता है तो उसे थोरोली रिंस अंडर द टैप वाटर फॉर 10 to 15 मिनट। फिर उसके बाद उसके ऊपर 5% सोडियम कार्बोनेट कॉटन में डिप करके उसे लगा दीजिए जहाँ जहाँ वो एसिड गिरा है। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर एसिड की बात करें तो कौन कौन से एसिड है। ग्लेशियल एसिडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है। तो इस तरह से ये एसिड होते हैं जो लैब में कई प्रकार के एक्सीडेंट कर सकते हैं। अगर एसिड आपके ऊपर गिर जाता है तो ध्यान रखिए
कि आप उसे सबसे पहले थोरोली रिंस करेंगे अंडर द टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए उसे अच्छी तरह पानी से रिंस करें, साफ़ करें। पानी थोरोली रनिंग टैप वाटर में उसको अच्छी तरह स्किन जहाँ पर एसिड गिरा उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम उसे साफ़ करना है, वॉश करना है पानी के नीचे। फिर उसके बाद 5% सोडियम कार्बोनेट 5% सोडियम कार्बोनेट सोक्ड इन अ कॉटन में डुबाकर सोडियम कार्बोनेट जहाँ जहाँ वो एसिड गिरा है वहाँ वो लगा दीजिए एंड इमीडिएटली रेफर टू द फिजिशियन, और फिर उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये हुआ कि अगर एसिड आपकी स्किन पर गिर जाता है तो आप उसे किस तरह से फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे। दूसरा अगर एसिड स्प्लैशेज इन द आइज़, अगर कोई एसिड स्प्लैशेज इन द आइज़ अगर गलती से आँखों में छलक जाता है, अगर कोई एसिड प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करते समय आपने फेस शील्ड नहीं पहना हुआ या गॉगल्स नहीं पहने हुए और वो एक्सीडेंटली आपकी आँखों में चला गया है एसिड, तो आप उस वक्त क्या करेंगे। जैसे कि इमीडिएटली आप उसे पानी के नीचे आँख को एक वाटर टैप के नीचे रखे उसे रिंस करें, या एक बोतल से भी स्प्रे कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए अगर एक आँख में सपोज़ करो लेफ़्ट हैंड की आइज़ में एसिड गिरा है तो राइट हैंड की आइज़ को बंद कर दें और उसके ऊपर स्प्रे कीजिए वाटर की 10 to 15 मिनट अच्छी तरह स्प्रे कीजिए। या वाटर टैप के नीचे भी आँख को रखा जा सकता है, इस तरह से वाटर टैप को खोल दीजिए और पानी को रिंस कीजिए। ये ध्यान रखिएगा स्क्वाड द कॉर्नर ऑफ द आइज़, पानी को नाक के और आँख के बीच की इस कॉर्नर में आप डालेंगे, पानी को रिंस करेंगे आँख को अच्छी तरह ताकि जो भी एसिड गिरा है वो बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद उसके अंदर 2% सोडियम बाइकार्बोनेट लिक्विड आई ड्रॉप डालते रहिए। वो आई ड्रॉप तब तक डालते रहिए जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। 2% सोडियम बाइकार्बोनेट डालते रहिए और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इमीडिएटली रेफर टू द फिजिशियन या आइज़ स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। इसके बाद अगर कोई एसिड गलती से स्वालो हो जाता है, स्वालो मतलब गलती से सटक लिया जाता है, कई बार माउथ पिपेटिंग करते समय कई प्रकार के एसिड होते हैं जो कि गलती से सटक लिए जाते हैं या स्वालो किए जाते हैं, तब उस वक्त क्या करेंगे। तो आपको पता है एसिड अगर कंसनट्रेट 50%, 60%, 70% कंसनट्रेशन वाला है तो वो अंदर से पूरे एरिया को जला देगा, मतलब कि आपका फूड पाइप तक भी जा सकता है, फेरिंग्स तक भी जा सकता है, पूरे ओरल कैविटी को पूरा बर्न कर देगा। तो इमीडिएटली उसे कोल्ड वाटर या ठंडा पानी ले लीजिए, उससे गार्गल कीजिए और 2-4 गिलास पानी पीजिए इमीडिएट। और उसके बाद आपने अगर आपके पास मिल्क है, ठंडा मिल्क है तो ठंडा मिल्क भी पी सकते हैं या उसके गार्गल भी कर सकते हैं। और कोशिश करिए कुल्ला कीजिए, गार्गल करके उसको बाहर निकालिए ताकि उससे क्या होगा वो ऐसे डाइल्यूट हो जाएगा और वो इंजरी कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये ध्यान, अगर नेचुरल जब एसिड अंदर गया होगा तो आपके लिप्स या टंग या ओरल कैविटी बर्न हो गई होगी, उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा होगा। तो आप 2% सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए और उसको कॉटन में डुबाकर अच्छी तरह ओरल कैविटी में लिप्स पर टंग पर ये लगा दीजिए और इमीडिएटली रेफर टू द फिजिशियन, और इमीडिएटली रेफ़र कर दीजिए फिजिशियन के पास रेफ़र कर दीजिए ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। अब इसके बाद आते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। सबसे पहले टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करें तो टॉक्सिक कोई जितने भी जहरीले पदार्थ हैं लैब में हमें लॉक करके रखने चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंस हमें लैब में लॉक करके रखने चाहिए क्योंकि काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो अगर टॉक्सिक सब्सटेंस को इनहेल कर लेता है या सॉल्व कर लेता है तो उसमें आप फर्स्ट एड ना देकर इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए, जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जाइए। फिर आप इस माइनर बर्न एंड मेजर बर्न की बात करते हैं। हमें पता है कि लैब में माइनर बर्न भी हो सकता है और मेजर बर्न भी हो सकता है। माइनर बर्न किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी टेस्ट ट्यूब को स्प्रिट लैम्प की फ्लेम पर गर्म कर रहे हों और उस वक्त आपको माइनर बर्न लग जाता है, माइनर बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो इमीडिएटली उसे फिंगर को या हाथ को जहाँ भी माइनर बर्न हुआ है इमीडिएटली रिंस अंडर द टैप वाटर फॉर 10 to 15 मिनट। पानी के नीचे उसे हाथ को जहाँ पर जला है उसको इमीडिएटली पानी के नीचे रिंस करें। और क्योंकि पानी के नीचे रिंस करने का या वॉश करने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि उससे सूथिंग द पेन कम होता है
और फिर उसके बाद आप उस वहाँ पर कोई बर्नोहिल या बर्नोहिल ऑइंटमेंट वगैरह लगाकर इमीडिएटली डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मेजर बर्न। अगर कोई 90%, 80%, 50% बर्न हो जाता है, जल जाता है, वो लैब में किसी को इतना माइनर मेजर बर्न हो जाता है तो इमीडिएटली उसे ब्लैंकेट, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालिए। अगर आसपास आपके पास ब्लैंकेट है तो आग बुझाने की कोशिश कीजिए और ब्लैंकेट से कवर कर दीजिए उसको जिसको आग लगी है, मेजर बर्न हुआ है, और उसे खुले एरिए में लिटा दीजिए। ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ब्लैंकेट डालते हैं तो उसके बाद उसको कपड़े उतारने की कोशिश ना करें। अगर उसने शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है, कुछ भी ऐसे कपड़े पहने हैं तो उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप कपड़े उतारेंगे तो उसके साथ स्किन भी रिमूव हो जाएगी, जिससे कि उसे काफ़ी पेन और दिक्कत होगी। तो आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं देंगे मेजर बर्न में इमीडिएटली, क्योंकि उसे सफोकेटेड एरिया में ना डालें, उससे दिक्कत होती है, और इमीडिएटली रेफ़र टू द फिजिशियन, इमरजेंसी में लेके जाइए उसे और डॉक्टर को बर्न वार्ड में उसे शिफ्ट कीजिए ताकि डॉक्टर फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। तो माइनर बर्न का हमने बता दिया, मेजर बर्न का बता दिया। अब इसके बाद आता है अगर आपको फ्रेश ग्लासवेयर आइटम अगर आपको कोई लग जाता है, फ्रेश जैसे आपने नई ग्लासवेयर आइटम चाहे बीकर है, फ्लास्क है, वो टूट जाता है और आपको लग जाता है तो ये उसको ब्लड को जहाँ कट लगा है इमीडिएटली उसे एंटीसेप्टिक लोशन से उसे अच्छी तरह साफ़ कीजिए। एंटीसेप्टिक लोशन से उसे साफ़ करना है, पानी उसे अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसे बैंडेज करें, एडिसिव ड्रेसिंग कर दें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उसे डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई फ्रेश ग्लासवेयर आपको फ्रेश ब्रोकन ग्लासवेयर से आपको कोई कट लग जाता है तो इमीडिएटली ब्लड को रोकने की कोशिश करें और ताकि ब्लड ज़्यादा ना बहे, और टाइटली उसे दबा कर रखें, और फिर उसके बाद उसे एंटीसेप्टिक लोशन या डिटॉल वगैरह से साफ़ करें। उस एरिया को साफ़ करने के बाद टाइट आप उस पर ड्रेसिंग कर दीजिए। तो फिर इसके बाद आता है कि ये तो हुआ फ्रेश ग्लासवेयर आइटम, ब्रोकन ग्लासवेयर आइटम। फ्रेश ब्रोकन ग्लासवेयर आइटम अगर आपको लग जाता है तब क्या करेंगे? अगर कोई इन्फेक्टेड ग्लासवेयर आइटम या स्लाइड, टेस्ट ट्यूब वो टूट जाती है, जिसके अंदर जिस टेस्ट ट्यूब या कंटेनर के अंदर आपका कोई इन्फेक्टेड स्पूटम स्पेसिमेन हो, ब्लड स्पेसिमेन हो या पस का स्पेसिमेन है और उससे आपको कट लग जाता है तो उस वक्त आप उस जहाँ भी कट लग गया है उसको ब्लड को हल्का हल्का निकाल दीजिए, थोड़ा सा निकालिए। फिर उसके बाद सोपी वाटर, साबुन के पानी से अच्छी तरह उसे रिंस कीजिए। रिंस करने के बाद उसे डिटॉल वगैरह लगा के एंटीसेप्टिक लोशन लगाइए, उसे साफ़ कीजिए। फिर उसके बाद प्रॉपर ड्रेसिंग करें और इमीडिएटली रेफ़र टू द फिजिशियन, और उसे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। तो ये आपका इस तरह के एक्सीडेंट है। और फिर अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, अगर जैसे कि हमें पता है कि लैब में जितने भी अप्लाइंसेज है या जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सभी विद्युत संचालित हैं, मतलब बिजली से चलने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, तो नेचुरल है कि लैब में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी करंट लग सकता है। अब वो कब लग सकता है? जब आप फॉल्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट की वायर पर किसी प्रकार का कोई कट लगा है या डैमेज वायर है और आप उस पर हाथ लगा देते हैं, या आपके हाथ वेट हैं, गीले हैं, तो उससे भी करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो इमीडिएटली उसे फ्लोर पर लिटाइए। सबसे पहले तो मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। मेन अगर किसी को करंट लगता है तो अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश ना करें, इमीडिएटली एमसीबी जो होती है, मेन स्विच जो होता है, उसका मेन जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो बंद कर दीजिए, ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद पेशेंट को फ्लोर पर लिटा दीजिए। लिटाने के बाद फिर उसके शर्ट के बटन या जो बेल्ट है या टाइट जो भी चीज़ है उसको थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए ताकि उसे सफोकेशन होगी तो ऐसा ना हो, उसे सफोकेशन ना हो, भीड़ ना लगाए उसके चारों तरफ, और उसके कपड़े लूज़ कर दीजिए। अगर उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही तो CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन दीजिए, क्योंकि उससे हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर आपको CPR देना आता है या आपके आसपास किसी को CPR देना आता है तो इमीडिएटली CPR दीजिए। ठीक है, ये तो इस तरह से लैब में CPR देखना, CPR सिखाएंगे हम अगले चैप्टर में आपको CPR सिखाएंगे कि CPR कैसे दिया जाता है। कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन या कुछ दिन बाद हम आपको CPR के बारे में बता देंगे कि अगर किसी को कोई अनकॉन्शियस हो जाता है और हमें लगता है उसे CPR देने की ज़रूरत है तो हमें CPR भी देना पड़ सकता है।
तो इस तरह से हमने बताया कि लैब में किस प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है कि एल्कलाइज़। हमारे जैसे कि हमने बताया एल्कलाइज़ भी होते हैं, आपके लैब में कई प्रकार के एल्कलाइज़ होते हैं जिससे कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। और एल्कलाइज़ से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे, अगर एल्कलाइज़ जैसे कि एल्कलाइज़ स्प्लैशेज ऑन द स्किन, जैसे एसिड आपकी स्किन पर गिर सकते हैं, ऐसे एल्कलाइज़र भी आपकी स्किन पर गिर सकते हैं। एल्कलाइज़ भी गलती से सटके जा सकते हैं, एल्कलाइज़ भी आपकी आइज़ में गिर सकते हैं। तो एल्कलाइज़ अगर आपकी कोरोसिव इंजरी हो जाती है एल्कलाइज़ के द्वारा, तो कौन कौन से एल्कलाइज़ जो लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कई प्रकार के एल्कलाइज़ है जो कि लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन पर कोई एल्कलाइज़ गलती से गिर जाता है तो आप उस वक्त क्या करेंगे, अगर कोई एल्कलाइज़ आपकी स्किन पर गिर जाए तो इमीडिएटली आप उसे वही जो एसिड में करते हैं, सबसे पहले रिंस थोरोली अंडर द टैप वाटर, जहाँ भी स्किन पर एल्कलाइज़ गिरा हुआ है, वो केमिकल गिर गया है, उसे पानी के नीचे वाटर टैप के नीचे लेके जाइए और 10-15 मिनट पानी के नीचे रखिए, उसे वॉश कीजिए, रिंस कीजिए ताकि उसमें सूथिंग द पेन कम हो सके। फिर उसके बाद जब आप उसे अच्छी तरह धो लें, मतलब पानी के नीचे रिंस कर लें, तो आप 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो आप 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ले लीजिए, 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लीजिए और कॉटन में डुबाकर उसे जहाँ पर वो जला है एल्कलाइन सॉल्यूशन गिरा है उस पर लगा दीजिए और इमीडिएटली रेफर टू द फिजिशियन और डॉक्टर के पास लेकर चले जाइए। फिर इसके बाद आता है कि एसिड स्प्लैशेस इन द आइज़। अगर कोई एसिड आपकी गलती से एक्सीडेंटली आँख में छलक जाता है तब हम क्या करेंगे, तो उस वक्त हमें, जैसे कि मैंने एसिड स्प्लैशेस इन द आइज़ में बताया था, ऐसे ही एसिड स्प्लैशेस इन द एल्कलाइज़ में बताता हूँ। तो एल्कलाइज़ अगर आपके आँख में छलक जाता है तो इमीडिएटली आप पानी के वाटर टैप के नीचे जाइए और इस तरह से टंकी को खोल दीजिए, वाटर टैप को खोल दीजिए, पानी यहाँ पर गिरना चाहिए और जिस आँख में नहीं गिरा उस आँख को बंद कर दीजिए और पानी आपका स्क्वायर द कॉर्नर ऑफ द आइज़, यहाँ पर पानी गिरेगा और उसे 10 से 15 मिनट इस तरह से रखिए ताकि सारा जो भी एल्कलाइज़ है वो आँख से निकल जाए। अगर दूसरी आँख में गिरा है, पहली आँख ठीक होने के बाद दूसरी आँख में भी गिरा है तो दूसरी आँख को इस तरह से पहली वाली को बंद कीजिए और दूसरी आँख में डालिए और ऐसे ही 10 से 15 मिनट आपको करना है। फिर उसके बाद उसमें आपने बोरिक एसिड सॉल्यूशन की आई ड्रॉप डालते रहिए और जब तक डालते रहिए जब तक आप फिजिशियन के पास नहीं पहुंच जाते, या जब फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं या आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वो आपका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद कहते हैं स्वॉलोइंग एल्कलाइज़। अगर कोई एल्कलाइज़ आपका गलती से पिपेटिंग करते समय सटक लिया जाता है तब हम उस वक्त क्या करेंगे, तो इमीडिएटली अगर कोई एल्कलाइज़, हमने जैसे बताया कि एसिड से ज़्यादा खतरनाक एल्कलाइज़ होता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाइए। और या फिर आपको लगता है तो फिर 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन भी उसे, या लेमन जूस पिला सकते हैं उसे, या अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी आप उसे पिलाइए, दो गार्गल कराइए, उसे पिलाइए ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और उससे इंजरी कम से कम हो, और फिर इमीडिएटली और डॉक्टर के पास लेके जाइए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। तो आज हमने आपको एक्सीडेंट इन लेबोरेटरी बताया कि कौन कौन से एक्सीडेंट लैब में होते हैं और उन पर किस प्रकार से फर्स्ट एड अप्लाई किया जाए। तो आज हमने फर्स्ट एड के बारे में आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, अगर आपको लगता है तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट एड इन द लेबोरेटरी एक्सीडेंट। तो हमने बताया लैब में कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं। लैब में एसिड स्प्लैशेस ऑन द स्किन, एसिड स्प्लैशेस इन द आइज़, एसिड स्प्लैशेस एक्सीडेंटली एसिड इज स्वॉलोइंग, फिर उसके बाद एल्कलाइज स्प्लैशेस ऑन द स्किन, एसिड एल्कलाइज एक्सीडेंटली स्वॉलोइंग, एल्कलाइज स्प्लैशेस इन द आइज़, और न्यूली ब्रोकन ग्लासेस इंजरीज या इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लासेस इंजरीज, और माइनर बर्न, मेजर बर्न, एक्सीडेंट फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो इस तरह से हमने सबके बारे में आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू।